कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका। कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुखसार की अम्मी चलो जल्दी। हमारे बेटे रुखसार कहाँ है? जनाजा तो कब का उठ चुका है रुखसार का। क्या कहा आपने? मैयत निकाल दी आप लोगों ने? इकलौती औलाद थी हमारी, इतनी भी क्या जल्दी थी दफनाने की? थोड़ा इंतजार तो कर लिया होता। मैयत को ज्यादा देर तक नहीं रोका जाता, जानते हैं ना आप। कम से कम एक बार दीदार तो करा देती हमारी बेटी का। जाइए कोशिश करिए, कब्रिस्तान में शायद दीदार भी हो जाए। चलिए मेरे बेटे के पास चलिए। मार दिया मेरी बच्ची को, दफना दिया उसे। क्या करता? बीमार थी मेरी रुखसार, मैयत को कब तक रोक के रखता घर पे? गर्मी कितनी है, मगरिब भी होने को है। नहीं मानती इस बात को। हमारी बच्ची इतनी बीमार नहीं थी कि मर जाए। हम मामले के तह तक जाएंगे। और ये मत समझना कि मेरी बच्ची को दफन कर दिया तो तुम्हारा गुनाह भी दफन हो गया। हम खोद खोद के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अम्मी मिट्टी की अमानत थी, मैंने मिट्टी को सौंप दी है बस। हमारे रुखसार का वक्त आ गया था अब्बू। अरे वक्त तो तुम्हारा आएगा, अल्लाह का कहर टूटेगा तुम्हारे ऊपर। कहाँ है मेरी बच्ची? रुखसार, मेरी बच्ची। रुखसार गया मेरे। जाने तो मेरी बच्ची के पास, जाने तो मेरी बच्ची। मेरी बच्ची रुखसार। अम्मी, अल्लाह, क्या हुआ बेटी? इतनी गर्मी है अम्मी, पानी दो ना। हाँ हाँ बिलाई। कमबख्त लाइट को भी ना अभी ही जानी थी। ये छाता बिना किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए तो बोलती हूँ बेटा कि कहीं भी जाएगा शाम को जाएगा ठंडा ठंडा। अम्मी, मुझसे ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बच्चा। अम्मी, क्या हुआ? आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं ना, फिर हमें अपने आप से दूर क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि इज्जत से बेटी को ब्याह दे। और फिर कोई दूर थोड़ी जा रही है, तो बिल्कुल पास में जा रही है। बस एक आवाज लगाना, हम आ जाएंगे। आएंगे ना जब हम बुलाएंगे। अरे मेरी बच्ची को कोई लाके दो। या अल्लाह, मेरी बच्ची को तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि मौत जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जिंदगी के दिए दर्द, तकलीफों और परेशानियों से छुटकारा है मौत। मौत पर आकर सबकी कहानी खत्म हो जाती है। हमारा आज का ये केस किसी की मौत से तो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो जुर्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आई वो नाकाबिले यकीन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौलवी साहब, ये सुराग कैसा है? रहमत साहब, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जल्दी कब्र धंसने से अच्छा होता है। मौलवी साहब, ये धंसी नहीं है, किसी ने खोदा है। क्या कर महमूद भाई, यहाँ खोदो तो देखो तो क्या है। अरे लाश कहाँ गायब हो गई इस कब्र से? क्या कहा आपने? कोई कब्र खोद के लाश निकाल के ले गया? कल ही हमारी बेटी रुखसार की मौत हुई थी और उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज सुबह जब हम जियारत के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो रुखसार की लाश ही गायब थी। कब और कैसे मौत हुई आपकी बेटी की? उसके ससुराल वाले उसकी मौत की वजह उसकी बीमारी बताते हैं, बीमार थी मेरी रुखसार। लेकिन मुझे यकीन नहीं है साहब। आपको शक है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? साहब, मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कल हमारे वहां पहुंचने से पहले उन्होंने रुखसार को दफना दिया। एक ही बेटी थी साहब, आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ उसका। जरूर उन्होंने कुछ किया है उसके साथ। इस शक की कोई वजह है आपके पास? साहब, खुद आंखों देखी बात है। आप फिक्र मत कीजिए, हम चलते हैं आपके साथ। सर, बड़ी अजीब बात है, लाश कैसे गायब हो सकती है? आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये भी तो मुमकिन है कि लाश को कोई जंगली जानवर ले गया हो। देखो, ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। रहमत मियाँ के हिसाब से कब्र से लाश निकालने के बाद कब्र को दुरुस्त किया गया। ये किसी इंसान का ही काम हो सकता है। यहाँ का गोरखन कौन है? साहब, मैं हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? साहब, मुझे नहीं मालूम साहब। कल रात को मैं 9 बजे के बाद चला गया साहब, उसके बाद ही हुआ होगा साहब। और साहब, इधर तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं, इधर तो डर के मारे कोई रात को आता भी नहीं साहब। सर, आसपास अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं मिला। कब्रिस्तान गांव से काफी दूर है, इसके लिए आसपास कोई मकान नहीं है। पर सीसीटीवी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साहब, मेरी बेटी। रहमत मियाँ, आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। इस गोरखन के बारे में पता लगाओ, इसकी पूरी डिटेल निकालो। अब हमें रुखसार की मौत के बारे में भी पता करना होगा कि वाकई वो किसी बीमारी से मरी है या वजह कुछ और। लेकिन सर, लाश को कोई क्यों ले जाएगा? क्या कारण हो सकता है? कारण कई हो सकते हैं चौहान। रुखसार की लाश कब्र से गायब थी। क्या रुखसार की मौत उसकी बीमारी का ही नतीजा था, या फिर उसकी लाश को किसी जुर्म से पर्दा हट जाने की डर की वजह से गायब किया गया था, या फिर इस सब के पीछे कारण कुछ और ही था? रुखसार के पिता रहमत मियाँ ने पुलिस के सामने इंसाफ के लिए पुकार बुलंद की थी। मेरी बेटी की लाश ढूंढ दीजिए साहब। पुलिस के सामने एक ऐसा अनोखा और चुनौती भरा केस था जहां एक लाश को गायब करने वाले को खोज निकालना था। पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ इस केस की संजीदगी को समझते हुए तहकीकात की शुरुआत की। सर, हुआ क्या ये तो बताइए। क्या हुआ? पूरे घर की तलाशी लो। क्यों? क्या हुआ ये तो आप हमें बताएंगे। रुखसार की मौत कैसे हुई? सर, 3 साल हुए थे शादी को, उसके बच्चा नहीं ठहर रहा था तो डिप्रेशन की शिकार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिए हुए डिप्रेशन की वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसका इलाज तो शहर की सबसे बड़ी जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुनीता नारंग से चल रहा था। डॉक्टर ने उसको टेंशन लेने से मना किया था, लेकिन वो डिप्रेशन से उभर ही नहीं पाई। और अगर रुखसार इतनी ही बीमार थी, उसे अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं किया? यहाँ घर पे रख के उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। उसे उसके माँ बाप के घर भी भेज सकते थे, और इतना ही नहीं तो उनके आने से पहले उसे दफन भी कर दिया। दरअसल रुखसार हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं चाहती थी और ना ही अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, और जब लेने आते थे तो उनको मना कर देती थी। कहती थी कि डोली में बैठकर आई हूँ तो जनाजे में ही निकलूंगी। अब बताइए साहब, अब अचानक मर गई। हमने उसके माँ बाप को भी इत्तला किया था, वो लोग वक्त पर नहीं आए साहब। अब लाश को लेकर कब तक बैठे रहते? हमने उसको दफना दिया। इसका मतलब ये तो नहीं साहब कि हमने कुछ कर दिया। रुखसार की लाश कब्रिस्तान से गायब है। और तुम तो सुबह जियारत के लिए भी नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाश के गायब होने में तुम दोनों का ही हाथ है, ताकि सच्चाई से पर्दा ना उठ जाए? सर, मैं जियारत के लिए जाने वाला था। अभी इस वक्त? साहब, तो जिंदा रहकर हमारे लिए किसी काम की नहीं तो लाश का हम क्या करेंगे? साहब, हम जाइए, आप उसे ढूंढिए कहीं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन अगर ये पता चलता है कि इस सब में आप दोनों का हाथ है, तो बाकी की जिंदगी तो आप पक्का जेल में काटोगे, और बची हुई जिंदगी आप डिप्रेशन में बिताओ। रुखसार की डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। हाँ। सर, अंदर से दवा मिली। नींद की दवाई है? रुखसार की?
हाँ सर, वही लेती थी। डॉक्टर सुनीता नारंग ने प्रिस्क्राइब किया था। सर, रुखसार के ससुराल वाले जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सर, रुखसार को बच्चा ना होने की वजह से उसकी सास मुमताज उससे हमेशा नाराज रहती और इसीलिए रुखसार डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियां भी ले रही थी। उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सुनीता नारंग के पास चल रहा था। सर, ये रुखसार की मेडिकल रिपोर्ट। जी हाँ, ये दवाई मैंने लिखी थी रुखसार के लिए, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के लिए ये दवाई बहुत ज़रूरी है। इनसे उनके दिमाग की सोच और डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। मौत की वजह क्या थी? सर, वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी, बीमार रहती थी, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी, वक्त पे दवाई और खाना नहीं खाती थी। कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। ये डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इशू किया है? जी हाँ। डॉक्टर, इसकी डेथ तो नेचुरल थी, लेकिन इसकी लाश के साथ अननेचुरल हुआ है। कब्र में से इसकी लाश निकाल ली गई। सॉरी सर, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती। सर, ये भी तो मुमकिन है कि ये डॉक्टर शब्बीर से मिली हुई है, क्योंकि लाश तो अब भी गायब। इस डॉक्टर पे नजर रखो और शब्बीर और मुमताज के साथ इसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करो और देखो कि कब्रिस्तान में इनमें से किसी का फोन लोकेट होता है क्या। सर, अब्बू, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। मगरिब से पहले आ जाना, स्कूटर संभाल के चलाना। हाँ जी अब्बू। जाओ। अरे रुको, टिफिन तो लेते हुए जाओ। सर, मुमकिन है कि रुखसार की लाश कब्रिस्तान के बाहर गई ना, उसे एक कब्र से खोद के दूसरे कब्र में दफन कर दिया गया ताकि उसकी मौत का राज बाहर निकल ना सके। और इस सब में वो गोरकन चौकीदार महमूद भी शामिल हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अकेले कब्र खोदना बड़ा मुश्किल काम है। चांद, इस कब्रिस्तान को एक बार फिर से चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या वहां कोई नई कब्र है या कोई ऐसी जगह जिसे अभी अभी खोदा गया हो। इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए रुखसार की लाश का मिलना बहुत जरूरी है। ये कब्र किसकी है? सर, यहाँ किसी बुढ़े को दफनाया गया था उसी दिन जिस दिन उस औरत को दफनाया गया था। पता नहीं कौन है, याद नहीं। अपने हाथों से दफनाता है और याद नहीं कि किसकी है? सर, दफनाने के बाद तो सगे संबंधी भूल जाते हैं। मैं याद रख के क्या करूंगा, लेकिन रजिस्टर में है सर, मैं देख के बताऊंगा। ये सर असगर कुरैशी। पता करो कि ये एंट्री सही है या फेक बनाई गई है। कोई असगर कुरैशी नाम का आदमी मरा भी था या नहीं, और रुखसार के घर वालों को बुलाओ, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस ना हो जाए। और इस महमूद पे भी नजर रखो। सर, सारी सच्चाई बॉडी के हाथ में आने के बाद ही सामने आ पाएगी। हमें खोज तेज करनी होगी। आप यकीन कीजिए साहब, रुखसार की ससुराल वालों ने उसे तड़पा तड़पा के मारा, और ये लाश भी उन्होंने ही गायब की है सबूत मिटाने के लिए, ताकि आप लोग उन लोगों तक ना पहुंच सके। ये भी तो हो सकता है कि रुखसार की लाश गायब करने में शब्बीर और मुमताज का हाथ हो ही ना। क्या शादी से पहले रुखसार का किसी के साथ अफेयर था या कोई दुश्मनी? हाँ साहब, एक दुश्मन हो सकता है, फैजल। वो अक्सर रुखसार के पीछे पड़ा रहता था। जब रुखसार की शादी मैंने शब्बीर से की और वो विदा होकर शाहपुर आ गई थी, तब से फैजल भी गायब था। तकरीबन 3 साल बाद मुझे वो रुखसार की कब्र पे उस वक्त दिखा जब लोग उसे दफन करके जा चुके थे। मेरी बच्ची कहाँ चली गई, तू छोड़ गया। तू क्या कर रहा है यहाँ? आपने मेरे और रुखसार के बीच में जो दीवारें खड़ी करनी थी कर ली, पर अब वो मरकर मिट्टी में मिल चुकी है। अब उस पर मेरा बराबर कहाँ है? अब ना तो आपकी नाराजगी मुझे रोक सकती है और ना ही रुखसार की कस्में। रहमत जी, ये फैसल के बारे में जरा खुल के बताइए। ये फैसल अताउल्लाह का बेटा है जो सूदखोरी का काम करता है। साहब, ये फैजल की नजर एक बार रुखसार पर पड़ गई थी। वो आते जाते उसके पीछे पड़ा रहता था। और हिम्मत तो देखिए साहब, एक बार अकेले ही रुखसार का हाथ मांगने के लिए मेरे घर आ गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे सूदखोर की औलाद से कर दूंगा। आप मेरे और रुखसार के प्यार के बीच मेरे अब्बू को क्यों ला रहे? सूद वो खाते हैं, मैं नहीं। जिस घर में हराम रोजी आती है उसका निवाला घर के हर इंसान के पेट में जाता है, और मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजकर उसका ईमान खराब नहीं करना चाहता। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। रुखसार को मुझसे दूर मत कीजिए। दूर हो गई है वो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैंने उसका रिश्ता शाहपुर में तय कर दिया है। अब अपने दिलो दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो। रुखसार मेरी रूह में बसती है, मैं भी देखता हूँ कि आप उससे मुझे कैसे अलग करते हैं। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। क्या आपकी बेटी भी उससे प्यार करती थी? शायद, लेकिन मेरी बेटी कभी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाती। आप फैसल का स्केच बनवा दीजिए, शायद फैसल से हमें इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद मिले। फैजल का नाम सामने आते ही इस केस ने एक नई करवट ली।
लेकिन सवाल अब भी यही था कि एक लाश को गायब करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। पुलिस हर पहलू, हर सिरे को टटोल रही थी। शब्बीर और रुखसार के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ था। हमें पानी देना एक गिलास। नहीं पीना तुझ जैसे गुनहगार के हाथ से पानी मुझे। तुम जैसी बद किरदार को अपना के पछता रहा हूं। सर गांव वालों से मिली जुली इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इतना तय है कि आपके रिश्ते खराब। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जैन सर। सर फैजल का स्केच। हो सकता है रुखसार की मोहब्बत इस फैजल के दिल से निकली नहीं होगी। रहमत अली ने इन दोनों के प्यार को खत्म कर दिया। इसी वजह से रुखसार अपने माँ बाप से नाराज हो गई और उसने उन्हें अपनी बीमारी पर भी नहीं बुलाया, ना खुद ही वहां गई। खैर फैजल के स्केच को सर्कुलेट कराओ और इसकी तलाश तेज कर दो। जी सर। चौहान हम किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और मुमताज और शब्बीर पे भी नजर रखो, क्योंकि मुजरिम तफ्तीश का सुराग लेने की कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैंने कोई जबान वबान नहीं दी थी, तुमने अपनी मन में कहानियां बना ली। देखो जाकिर मियां, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी बेटियां पढ़ाई पूरी करेगी, और रही बात शादी की तो भूल जाओ, क्योंकि मेरी बेटियां शादी के लिए तैयार नहीं है। हम पर हाथ छोड़ती है, उड़ा देंगे साली को। डॉक्टर बनना चाहती है ना, देखता हूँ कैसे बनती डॉक्टर। जी साहब, इस आदमी को मैंने शब्बीर के घर के आसपास ही नहीं बल्कि उसकी बीवी रुखसार को मिलते हुए भी देखा है। ये आदमी तो काफी दिनों से इसी गांव में रहता है और शब्बीर के घर के आसपास ही दिखाई देता है। हाँ साहब, फैजल का घर तो पीछे वाली गली में है, वहाँ पर। ताला है, पास पड़ोस में पूछताछ करो फैजल के बारे में। जी साहब कहिए। ये फैजल यहीं रहता है? जी साहब, ये मेरा ही घर है और ये फैजल लगभग 3 साल से यहीं किराए पर रहता था। अभी 3 दिन पहले बिना बताए कहीं चला गया। उसके माँ बाप का पता है आपके पास? जी साहब, बियावरा में बड़ी मस्जिद की गली में उनका घर है। एक मिनट, ये फैजल के माँ बाप यही रहते हैं ना? सर 2 दिन से कहीं गए हैं, हमें कुछ बताया नहीं। चलो पांडे, एक खबरी को इनके घर पे नजर रखने को बोलो। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अपडेट करने के लिए बोलो। इस फैजल का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने तेरी लड़की देखी है। सर हमें शब्बीर, मुमताज और महमूद से अब तक कुछ नहीं मिला, और फैजल भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हमने सभी जगहों पे हमारे खबरी फैलाए हुए हैं। चौहान मुजरिम दौड़ते दौड़ते ये सोचने लगता है कि वो बहुत दूर निकला है और लापरवाह हो जाता है, और कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि सीधा कानून के शिकंजे में होता है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है हम अभी आते हैं। हटिए यहाँ से, हटिए हटिए, चलिए। कवर किसने खोदा? अरे इमाम मियां, ये तो कवर खोदा हुआ है। अरे इलाज मियां, जल्दी जल्दी आइए। क्या हुआ देखो जरा। अरे मियां, जंगली जानवरों ने खोद दिया होगा। अरे नहीं मियां, तो आप एक काम कीजिए, इसे खोदिए। मेरी बच्ची की लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे। आसपास सर्च करो। सर, हम ही गोरखान है साहब इस कब्रिस्तान के। हमारा नाम इलियास है साहब। कहाँ रहते हो? यही पीछे हमारा घर है साहब। अपनी बीवी बिल्किस के साथ रहते हैं साहब। इतनी पास रहते हो, फिर भी ये सब कुछ हो गया? रात के 12 बजे तक तो हम जाग रहे थे साहब, तब तो सब ठीक था। सर ये पत्थर मिला, खून लगाओ।
मतलब जरूर यहाँ कुछ हुआ है। पांडे, इस पत्थर को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। सर। इस केस से जुड़े सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स लो। सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची नसीम। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम इस केस की जड़ तक होंगे। शाहपुर से रुखसार की लाश का गायब होना और यहाँ से इस लड़की नसीम की लाश का गायब होना, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कब्रिस्तान से हुई एक और लाश की चोरी ने इस केस का रुख ही पलट दिया। कई सवाल उठ खड़े हुए। रुखसार की लाश गायब होने की वजह तलाशती पुलिस के सामने अब एक और सनसनीखेज मामला आ गया था। क्या रुखसार और नसीम के बीच कोई रिश्ता था? क्या इन दोनों की लाशों के गायब होने का आपस में कोई ताल्लुक था? लाशों के गायब होने से लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। चौहान, पिछले हफ्ते में लाश गायब होने की ये दूसरी घटना है और खास बात ये कि गायब होने वाली दोनों बॉडीज जवान औरतों की। अब सर, ये भी तो मुमकिन है कि दोनों कब्रिस्तान के गोरखान मिले हुए हों और लाशों की तस्करी करते हो सकता है। एक काम करो, शब्बीर, इलियास और महमूद तीनों पर कड़ी नजर रखो। सर एक मिनट। हाँ देव, बोलो। साहब, फैजल का पता चल गया है, वो कपिल नगर में है। सर, फैजल का पता चल गया है। उठा के लाओ इस मजनू को। सर। अरे साहब, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो मजनू मियां, बचपन से जिस लड़की के पीछे पड़े थे, शादी के बाद भी जिसके चक्कर में अपना घर बार छोड़कर यहाँ किराए पे रहने चले आए, उस रुखसार की कब्र पे अपना हक जता रहे थे ना। आपने मेरे और रुखसार के बीच में जो दीवारें खड़ी करनी थी कर ली, पर अब वो मरकर मिट्टी में मिल चुकी है। अब उस पर मेरा बराबर का हक है। उस हक का इस्तेमाल करके लाश को कहाँ छुपा के रखा है? ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? जो सच है वही बोल रहा हूँ। सच सच बता दे, रुखसार की लाश को कहाँ रखा है? हमें रहमत मियां ने बता दिया है कि रुखसार की लाश गायब होने से पहले आखिरी बार तुझे कब्र पे देखा गया था। हाँ सर, मैं उसकी कब्र पर गया था और आखिरी बार उसका चेहरा भी देखना चाहता था, पर रहमत मियां वहां पर होंगे और मुझे देखकर चिढ़ जाएंगे, इस वजह से मैं कब्रिस्तान के बाहर ही घूम रहा था। और जब लोग दफना के चले गए तब मैं उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने पहुंचा। कब से जानता है रुखसार को? कई साल हो गए सर। रुखसार पहली नजर में मेरी रूह में समा गई थी। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मुझे पसंद करने के बावजूद वो शादी के लिए अपने अब्बा की मंजूरी चाहती थी, जो कि हमें नहीं मिली। और जब जीते जी उसे हासिल नहीं कर सका तो उसे कब्र से निकाल दिया। सर, मैं लाश का क्या करूंगा? तू तो उसे हर कीमत पे हासिल करना चाहता था ना। रुखसार मेरी रूह में बसती है। मैं भी देखता हूँ कि आप उससे मुझे कैसे अलग करते हैं। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूं। हाँ सर, ये सच है कि मैंने उनको चैलेंज किया था, पर उस चैलेंज को तो रुखसार ने कोने से सुन भी लिया था और उसके बाद रुखसार मुझसे मिलने भी आई थी। फैजल, मेरी बात तो सुनो। हमने अब्बा को मनाने की बहुत कोशिश की। फैजल अब्बा जुबान दे चुके हैं और आप अब्बा के खिलाफ नहीं जा सकते। बेहतर यही होगा कि आप हमें भूल जाएं। रहमत मियां है सर उसकी मौत के जिम्मेदार। उसकी शादी उस शब्बीर से करवा दी और उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके बगैर रह नहीं पा रहा था सर, इसलिए मैंने तय किया कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहीं रह गया। उसकी सास मुमताज ने बच्चे को लेकर उसका जीना हराम कर दिया था सर। उस तनाव में उसकी तबीयत भी खराब हो गई और ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए एक दिन मैंने उसका रास्ता रोक दिया। रुखसार, बात को समझने की कोशिश करो। ये क्या हाल बना रखा है? देखो दवाइयाँ क्या करेंगे। सर, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तो ये गुल खिलाड़ी मेरे पीठ पीछे थी। अब समझ में आ रहा है तेरी बीमारी का कारण और तेरे बच्चा ना होने का कारण। शबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फैजल मुझे जानता है, लेकिन हमारा कोई बुरा ताल्लुक नहीं है। ये हमारे घर रिश्ता लेकर आया था, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया था और तब से सब खत्म है। अब तो सब शुरू होगा। तेरे अब्बा को तो जमात में बिठाऊंगा मैं, देखिए। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था सर, कभी नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से उसके शौहर ने उसका जीना आराम कर दिया होगा और वो बेचारी घुट घुट कर मर गई। तेरी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। खैर, ये बता, लड़कियों को जानता है? नहीं सर। जब तक तेरी ये कहानी सच साबित नहीं हो जाती, इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाना। सर नसीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसका मतलब ये महज एक्सीडेंट ना होते हुए एक मर्डर भी हो सकता है। चौहान, एक्सीडेंट की असली वजह जरीन हमें बता सकती है। हमारे लिए जरीन का होश में आना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे शक के दायरे में है, सब पे नजर रखो, मुमताज और शब्बीर पे भी। सॉरी सर, जरीन अभी भी बयान देने की हालत में नहीं है। उसकी हालत बहुत ही खराब है, आगे कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, ये महज एक हादसा नहीं, कोई कत्ल की साजिश भी हो सकती है। आपकी बेटियों की किसी से कोई दुश्मनी थी? इंस्पेक्टर साहब,
वो तो हमें नहीं पता, पर मेरा दोस्त जाकिर अपने गवार बेटे इरफान को लेकर मेरे घर आए थे रिश्ता मांगने के लिए। मैंने मना कर दिया था। बात बहुत आगे बढ़ गई और मेरी बेटी नसीम ने उसे थप्पड़ मार दिया था। चौहान, कहीं उन लोगों ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश तो नहीं की? उठा के लाऊंगा। सर, रुखसार की गायब हुई लाश की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि नसीम की लाश गायब हो गई। लेकिन इतना तो सामने आ ही गया था कि दोनों के घरेलू मामले ठीक नहीं थे। रुखसार पर तनाव हावी था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसकी सास मुमताज और शौहर शब्बीर का रवैया उसकी तरफ बिल्कुल ठीक नहीं था। पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए और लाशों को गायब करने वाले तक पहुंचने के लिए इस केस से जुड़े हर इंसान पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। सर, संदिग्धों पे छोड़े खबरियों से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से शब्बीर को कई बार कब्रिस्तान में आते जाते देखा गया। जो आदमी जीते जी रुखसार का ना हो सका, मरने के बाद कब्रिस्तान के चक्कर काट रहा है, या फिर पुलिस की तहकीकात पे नजर रख रहा है। शब्बीर की मां मुमताज रुखसार के कब्र की मिट्टी सूखने से पहले ही इसके लिए नया रिश्ता ढूंढ रही है। चौहान, मुमताज को रुखसार कभी पसंद ही नहीं था। दूसरे कब्रिस्तान के गोरखान इलियास को कई बार एक ढाबे पे सुरेश नाम के आदमी से मिलते हुआ देखा गया। ये सुरेश पहले मुर्दा घर में काम करता था और लाशों की तस्करी के लिए अंदर जा चुका है। इलियास की बीवी है बिल्किस। इन दोनों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद बिल्किस के सर पे चोट लगी। इलियास का एक भाई है इम्तियाज, जो उसके साथ नहीं रहता। एक गोरखन का इस तरह एक मुजरिम से मिलना किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है। माजिद ने जब अपने दोस्त जाकिर के बेटे इरफान का रिश्ता ठुकराया था, तो इरफान ने चाय की दुकान में नसीम और जरीना को सबक सिखाने की बात की। हम पर हाथ छोड़ती है, उड़ा देंगे साली को। इस इलियास, सुरेश और इरफान को उठवाओ। सर, बता, कहाँ गायब की लाशें? क्या किया उनके साथ? सजा काटने के बाद मैंने उनका धंधा छोड़ दिया साहब। फिर हमें देख के भागा क्यों? जेल से छूटने के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सट्टे का धंधा शुरू कर दिया साहब। सच बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। इसका ब्लड सैंपल ले लो। मैं सट्टा लगाने जाता था साहब। देख, सच सच बता दे, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर, इसकी बीवी भी गायब है। कहाँ है तेरी बीवी? क्या किया उसके साथ? मार दिया उसे भी? नहीं साहब, सट्टे को लेकर उसका और मेरा झगड़ा हुआ था साहब, तो मैंने उसे मारा था, तो वो अपनी अम्मी के पास चले गई गुस्से में साहब। कहाँ रहती हो? एड्रेस बता उसका, ब्लड सैंपल लो इसका। सर, उसे नसीम ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया था। वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उस दिन उसको धमकी दे दी। सर, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं सर। सर, हम लोग तो बस खेती बाड़ी करते हैं सर, हम किसान लोग हैं, और उस रात तो हम लोग हमारे खेत पर ही थे। चाहे तो आप पता कर लो किसी से भी। ब्लड सैंपल्स लो इन दोनों के। साहब, क्या हुआ? कुछ पता चला रुखसार का? साहब, और मेरी बच्ची नसीम का कुछ पता चला? देखिए माजिद जी और रहमत जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल आप जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इत्तला करेंगे। सर, इलियास की बीवी बिल्किस को ले आई है। हाँ साहब, मेरे शौहर ने ही मुझे चोटें दी हैं। कहाँ हुआ था ये झगड़ा? घर में ही साहब। हमें नसीम की कब्र के पास तुम्हारे खून के निशान मिले हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो, जो भी सच है बता दो। साहब, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। कब्र के पास जिसका भी खून है, मुझे नहीं पता वो किसका है। ठीक है, पता चल जाएगा। इनके ब्लड सैंपल्स लो। सर, अस्पताल से फोन आया था, नसीम की बहन जरीना ने दम तोड़ दिया। इस लड़की से बड़ी उम्मीद थी। खैर, फैजल, इरफान, शब्बीर, इलियास, बिल्किस और महमूद, इन सब के ब्लड सैंपल्स को लैब में भेजो और तुरंत रिपोर्ट मंगवाओ। सर, हमारा शक सही निकला। पत्थर पे लगा हुआ खून सभी सस्पेक्ट्स में से एक से मैच करता है, और वो है कल में पाक, कल में शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुकिए नवाज भाई, कल में इस जनाजे को नीचे रखिए। मौलाना साहब, क्या बात है?
आप अपनी बेटी की मैयत किसी और गांव में नहीं दफना सकते। गांव की इज्जत का सवाल है। आपको अपनी बेटी की मैयत इसी गांव में दफनानी होगी। अब तो जानते हैं कि यहाँ लाशों के साथ क्या क्या हो रहा है। चेक करो अंदर सब। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, गांव में जरीना को दफनाने को लेकर हंगामा हो गया। चलो। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लाशों को गायब करने वाला पकड़ा जा चुका है। अब इस गांव से कोई भी लाश गायब नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब, उसे हमारे हवाले कर दो। उसे हम खुद सजा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हबीब भाई सही कह रहे हैं, उसे हम लोगों के हवाले कर दीजिए। हम लोग सब मिलकर उसे सजा देंगे। क्यों भाई लोग? हाँ, एक मिनट देखिए, आप लोग कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। कानून पे भरोसा रखिए। रुखसार और नसीम की लाश को गायब करने वाले का चेहरा बहुत जल्द आप लोगों की आंखों के सामने होगा। पुलिस ने दावा तो कर दिया था कि लाशें गायब करने वाला मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन क्या वो वाकई सही दिशा में जा रहे थे? क्या इतना संगीन जुर्म करने वाला मुजरिम उनके हाथ लग चुका था? आने वाली सुबह क्या पैगाम लेकर आएगी, ये कोई नहीं जानता था। मैं तो बस यहाँ पे कब्र को ठीक कर रहा था और कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तेरी भाभी ने हमें सब बता दिया है। अगर ये बात तुम लोगों की जुबान से निकली ना तो काट के यहीं गाड़ दूंगा। साहब, भाभी ना झूठ बोलती हैं। साहब, मैं तो बस कब्रों को ठीक कर रहा था साहब। हाँ, मैंने किया ये सब। सर, 1 साल पहले तक मैं अपने भाई इलियास के साथ उसी के घर पे रहता था। मेरे गांव में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था। मैंने सोचा शायद ये मेरे दिल की बात समझेगी। महक ने ना मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं बदले की आग में झुलस रहा था। महक को हमारे कब्रिस्तान में गाड़ा गया। उसके जिस्म की आग मेरे दिमाग में नाक बनकर डस रही थी। मैं सेक्स और बदले की आग में इतना झुलस रहा था कि मुझे साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधी रात को उठकर मैंने उसकी कब्र खोदी। सर, उसके बाद से मुझे लाशों के साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आने लगा। साहब, मुझे ना मुर्दा जिस्मों का शौक़ हो गया था। और ना जाने सर कितनी मुर्दा लड़कियों के जिस्म मेरी ज़िंदगी में आए और गए। मतलब नसीम की बॉडी को भी तूने ही गायब किया था? उसे मारा भी तू नहीं था? हाँ साहब, बहुत दिन हो गए थे। कोई नई लाश हाथ ही नहीं लगी थी। वो होंगे जेल के अंदर और मैं उन लड़कियों के साथ, उनके मुर्दे जिस्म के साथ मजे करूंगा दूर जंगल में। तू जैसे दरिंदे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ इसे जेल में। रुखसार की मौत इसी सोच का नतीजा थी कि लड़की डोली में ससुराल जाए और वहां से जनाजे में ही बाहर निकले। रुखसार हर उतार चढ़ाव को, हर ऊंच नीच को अपने ही बलबूते पर सहन करती रही। हर मुश्किल का हल खुद ही निकालती रही और अंजाम उसकी बीमारी और उसकी मौत की शक्ल में सामने आया। अगर माँ बाप ने खुलकर ससुराल वालों से बात की होती या रुखसार ने अपने दिल की बात अपने माता पिता को बताई होती तो शायद कोई बेहतर नतीजा निकल सकता था। मुमताज ने अगर अपनी बहू को ताने मारने और कोसने की बजाय उसके इलाज पर ध्यान दिया होता तो शायद
आज रुखसार जिंदा होती। इम्तियाज ने अपने कायरतापूर्ण जुर्म को कबूल करते हुए कई और लाशों को चोरी करने का खुलासा किया। लाशें चोरी करने, उनके साथ बलात्कार करने और महक, नसीम और जरी के कत्ल के लिए उसे हिरासत में लिया गया। नेक्रोफीलिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान दरिंदा बन जाता है, मुर्दा जिस्म से अपनी प्यास बुझाता है। ऐसा मुजरिम इस हद तक गिर जाता है कि अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। अपनी कब्र खुद खोदना, ये मिसाल के तौर पर बोले जाने वाली एक कहावत है, लेकिन अगर ये कहावत किसी की जिंदगी की हकीकत बन जाए तो सादिक को कैसे भी ढूंढिए, हमारे बेटे को लेकर आइए। हम करते कुछ करते, रोना अहमद भाई, सारा मोहल्ला छान मारा पर सादिक का कहीं नहीं पता चला। अरे फिर एक बार स्कूल में जाके देख ले। भाईजान स्कूल में हम दो बार देख लिया है, हमको तो लगता है स्कूल से आते हुए रास्ते में गायब हो गया। अरे गायब तो तेरा अकल के सिंह हो गए, जो ये लापरवाही की तूने। भाईजान शहर से आते हुए लेट हो गया था तो। अरे लेट हो गया तो हमको बोलता, हम जाते स्कूल में लाने के लिए। हमारे सादिक की हिफाजत करना। इस तरह वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, चलकर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस? हाँ चलिए हम अभी आते हैं। क्या नाम है बच्चे का? सादिक। हमारे घर के पास जो नगर निगम का स्कूल है उसमें पढ़ता है सादिक। स्कूल छूटने के बाद उसका चाचा उसको लाने के लिए जाता है, लेकिन आज ये लेट हो गया। साहब हम शहर से दुकान का सामान लेने चले गए थे। कैसा सामान? हमारी और भाईजान की एक टेलर की दुकान है, उसी का सामान। उसी में लेट हो गया साहब। लेकिन जब हम स्कूल पहुंचे तो गेट कीपर बोला कि सादिक खुद से चला गया है, लेकिन न रास्ते में मिल रहा है न कहीं घर पे पहुंचा साहब। आप लोगों को किसी भी शक है? कोई ऐसा आदमी जो सादिक को किडनैप कर सकता हो? साहब वो नहीं साहब, आप सादिक को जल्दी से ढूंढिए, बस उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। आप सादिक के स्कूल का नाम, उसका रोल नंबर, वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, वो सब लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं। जी जी सर। हाँ, मेरा सादिक मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। कहाँ है हमारा सादिक? क्या बोली पुलिस? बताइए, जवाब दीजिए। मिल जाएगा, पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएगा। मैं टीचर और स्टूडेंट से मिलता हूँ, तुम बाहर रेडियो वाले से पूछताछ करो। सर। हाँ साहब, हमने इस लड़के को देखा है, कल एक औरत के साथ जा रहा था। कौन औरत? कैसी दिखती थी? साहब वो बुर्के में थी और चेहरा ढका हुआ था। अंकल एक सोडा देना। अच्छा बेटा। नमक कितना डालो? अरे बेटा सोडा। अंकल कल पी लूंगा। कितने बजे की बात है ये? छुट्टी के बाद के साहब, जब वो लड़का सोडा लेने आया। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या वो औरत जबरन उस बच्चे को ले जा रही थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ये लड़का खुद उस औरत के साथ जा रहा था। सादिक अगर उस औरत के साथ अपनी मर्जी से गया तो इसका मतलब सादिक उस औरत को अच्छी तरह से जानता था। एक काम करो, सादिक के पेरेंट्स और उसके चाचा, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार दोबारा देखो। चेक करो कि कोई ऐसा नंबर है जो कि सादिक की स्कूल की लोकेशन से मैच करता है। सर। अरे वाह, कितना अच्छा लिखा है। सुनिए ना, देखिए सादिक ने कितना अच्छा लिखा है, पढ़िए ना। अरे ये तो अंग्रेजी में है। अरे हमारे वालिद ने हमें मदरसे में भेजा था, स्कूल में नहीं भेजा था। तो मदरसे में जो सीखा वो सीखा। लेकिन बेटा तुम मोहसिन जैसा बिल्कुल मत बनना। अरे इतना जो अंग्रेजी लिखा है तो बोलना भी तो जानते हो ना। उस दिन तुमने बोल के दिखाया था ना, अम्मी को बोल के दिखा। हाँ अबू। बोल। My name is Sadiq Khan. My father's name is Ahmad Khan and my mother's name is Farida Khan. सादिक का कुछ पता चला? हाँ, बोलिए ना।
आप मोहसिन से क्यों नहीं पूछते? नाम मत लो उस निकम्मे का। गया था उसकी गैराज पे, सादिक नहीं वहां पर। एक बेटे को तो अपनी जिंदगी से दूर कर ही चुके हैं। अब पता नहीं सादिक किस हाल में होगा। खुदा पे भरोसा रखा। पुलिस ढूंढ रही है ना सादिक को। मिल जाएगा सादिक, मिल जाएगा। सर, सादिक की फैमिली में सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो सादिक की स्कूल वाली लोकेशन से मैच करता है जब सादिक गायब हुआ था। लेकिन सर, सादिक के चाचा तौफीक के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो सादिक की स्कूल वाली लोकेशन से मैच करता है, और ये नंबर शमीना के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये शमीना कौन है? सर, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शमीना और तौफीक के नंबर पिछले दोनों अक्सर सादिक के स्कूल वाली लोकेशन पे थे। और सर, जब मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो फोन बंद था। ये शमीना रहती कहाँ? गणेशपुरा में। सादिक के स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर है सर। शमीना के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाओ। सादिक की किडनैपिंग से लेकर शमीना के फोन बंद होने तक शमीना का फोन कौन कौन सी जगह पर एक्टिव था, इसके बारे में तो पता करो सिंह। सर, तब तक हम पता करते हैं कि शमीना उस दिन सादिक के स्कूल के बाहर गई क्यों थी। शमीना ये रहती है? जी साहब, बात क्या है? बुलाइए, उससे कुछ बात करनी है। वो तो घर पर नहीं है, कॉलेज वाले उसे घुमाने ले गए। कब गई थी घूमने? कल दोपहर को। उसके कॉलेज का नाम बताइए। यूसुफ रहमान कॉलेज। पर सब बात क्या है? हाँ बोलो रॉबर्ट। सर, शमीना के कॉलेज में पूछताछ की, कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट किसी भी ट्रिप पे नहीं गया, और सादिक की किडनैपिंग के एक दिन पहले से शमीना कॉलेज ही नहीं आई। मतलब शमीना इसलिए गायब है क्योंकि उसने सादिक को किडनैप किया होगा, और तौफीक शमीना के टच में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तौफीक सादिक का चाचा, इसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ है? अरे तौफीक, बड़े मास्टर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाईजान का बेटा लापता हो गया ना भाभी, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलती हूँ। जी। हेलो सब इंस्पेक्टर सुनील रावत बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन आ जाओ। सादिक मिल गया क्या साहब? पहले थाने तो पहुंचो, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम भाईजान को लेके अभी पहुंचते हैं। भाईजान यहीं पर है। अब तुम आ रहे हो या फिर हम लेने आए? आ रहे हैं साहब। नहीं साहब, वैसे तो तौफीक में कोई ऐब नहीं है, बस काम का थोड़ा निकम्मा है। लेकिन तौफीक के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? हमारे बेटे सादिक का कुछ पता चला? उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तौफीक, ये सादिक को किडनैप कर सकता है? तौफीक? हमें शक है तौफीक पर। क्या आपके और तौफीक के बीच में कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उसने सादिक को किडनैप किया हो? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? क्या आपके और तौफीक के बीच में कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उसने सादिक को किडनैप किया हो? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? नहीं साहब, ऐसा तो कोई मामला नहीं है, लेकिन एक दो बार दुकान के पैसों में घपला किया था उसने, हमने डांटा था उसको। भाईजान को हम पर बेकार में गलतफहमी हो गई थी साहब, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। क्या पता, हो सकता है सादिक को किडनैप करके तुम अपने भाई से घर और दुकान में हिस्सा मांगना चाहते हो। अरे ये क्या बोल रहे हैं साहब, हमने सादिक को अगवा नहीं किया है। किया नहीं तो करवाया होगा शमीना से। क्यों? शमीना? नाम क्या लिखूं आपका? शमीना शेख। शमीना जी, जी बैठ। शमीना से हमारी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी साहब, और हम दोनों में प्यार हो गया। जब हम सादिक को स्कूल से लेने जाते थे तो वहीं टाइम निकाल कर हम शमीना से मिलते भी थे। वहीं पर हमने स्कूल के बाहर शमीना को सादिक से मिलवाया भी था। लेकिन साहब, हमने शमीना को सादिक को अगवा करने के लिए नहीं कहा। शमीना ऐसा कर भी नहीं सकती है साहब। अगवा नहीं कर सकती तो कहाँ गायब है वो, और क्यों? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है साहब। उस दिन हम शहर से आने में लेट हो गए थे। सादिक को स्कूल से लेकर हम शमीना से ही मिलने वाले थे, लेकिन न सादिक मिला न शमीना। हो सकता है तू जानता है शमीना सादिक को लेकर कहाँ गई है, लेकिन बता नहीं रहा। हम नहीं जानते हैं साहब, आप हम पर बेकार में शक कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि सादिक को मोहसिन ने अगवा किया है। सर, पूछताछ में कंफर्म हो गया है कि मोहसिन सादिक का बड़ा भाई है।
और ये भी सच है कि 6 महीने पहले सादिक के फादर ने गुस्से में मोहसिन को घर से निकाल दिया था। शमीना के गायब होने से एक बात तो साफ है कि सादिक को जिस औरत के साथ देखा गया वो शमीना ही थी, और इस शमीना का तौफीक के साथ कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तौफीक खुद को बचाने के लिए मोहसिन का नाम ले रहा है। एक काम करो, इस तौफीक पर नजर रखो, तब तक हम सादिक के पेरेंट्स से मिलते हैं और देखते हैं कि वो मोहसिन और तौफीक के बारे में क्या कहते हैं। सर। हाँ साहब, मोहसिन को हमने ही घर से निकाल दिया था। बचपन से उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था। उसको टेलरिंग सिखा दिया था ताकि कुछ कमा पाए, लेकिन वो तो बिल्कुल निकम्मा है। फिर दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर भेजता था तो पैसों में हेराफेरी करता था। साहब, हम तो मोहसिन से बिल्कुल तंग आ गए थे। एक दिन एक अपाहिज लड़की का बाप हमारे पास आया, हमको बोला कि हमारा मोहसिन उसकी बेटी को छेड़ता है। आप ही सोचिए भाई साहब, अगर कोई आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो आप पर क्या गुजरेगी। वो बेचारी अपाहिज है और मोहसिन उसकी बैसाखी छीनकर उसे यहाँ वहाँ छूता है। जनाब, हमारे बेटे की हरकत पे हम शर्मिंदा हैं। आप फिक्र मत करिए, हम उसको सबक सिखाएंगे। मोहसिन हमारे लिए उसी दिन मर गया था साहब। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मगर आपका भाई तौफीक यानी कि सादिक का चाचा, वो तो कह रहा था कि सादिक को किडनैप मोहसिन नहीं किया होगा। मोहसिन ने? वो सादिक को क्यों किडनैप करेगा भला? ये तो अब आप हमें बताएंगे। मोहसिन भले ही बिगड़ा हुआ और आवारा लड़का था, लेकिन वो सादिक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों भाई एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे साहब। मोहसिन तो बीच बीच में सादिक को मिलने भी आया करता था, लेकिन हम उसको सादिक को मिलने नहीं देते थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि मोहसिन की बुरी आदतों का असर सादिक पर ना पड़े। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्यों आए? चलो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और हम पक्का यकीन से बोल रहे साहब, मोहसिन सादिक को गायब करके अपनी अम्मी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मोहसिन जानता है साहब, उसकी अम्मी सादिक से जितना प्यार करती है उतना ही उससे करती है। हम इन्हें कब से बोलते आ रहे हैं साहब कि मोहसिन को माफ करके घर ले आइए, लेकिन ये हमारी बात कभी सुनते ही नहीं। साहब, हमारा एक बेटा तो दूर था ही, अब हमारे दूसरे बेटे सादिक को वापस ले आइए। हम उससे दूर नहीं रह सकते। ये मोहसिन आजकल रहता कहाँ है? गणेशपुरा में किराए पे रहता है। ये शमीना रहती कहाँ है? गणेशपुरा में, सादिक के स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर है सर। नंबर दीजिए उसका। 400। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। बंद है? ये गणेशपुरा में मोहसिन रहता कहाँ है? सर ये एड्रेस है। सर ये तो ताला लगा है। लैंडलॉर्ड से पूछते हैं। साहब कल सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। कहाँ गया होगा मोहसिन, कुछ आइडिया है? साहब कुछ आइडिया नहीं है, समय का तो पता नहीं है, लेकिन वो रात रात भर गायब रहता है और दिन दिन भर यहाँ पर जुआ खेलता रहता है। 2 महीना हो गया साहब, भाड़ा भी नहीं दे रहा है। काम क्या करता है मोहसिन? काम का तो पता नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता है सब पैसा शराब और जुए में उड़ा देता है और बहुत परेशान कर रखा है साहब उसने जो है। और मैंने बोला घर खाली करने के लिए तो हमें ही धमका रहा है साहब। ठीक है, जो कुछ भी मोहसिन के बारे में अब तक पता चला है उससे एक बात तो साफ है, वो सिर्फ बिगड़ैल ही नहीं बल्कि 2 कदम आगे भी है। और सर ये भी तो हो सकता है कि उसने ही सादिक को किडनैप किया और अब अपने फादर से पैसा मांगने का कोई प्लान बना रहा हो। एक काम करो, सादिक के पेरेंट्स के फोन को सर्वेलेंस पर डलवा दो और मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो कि इसका और शमीना का कोई कनेक्शन है क्या। सर सर मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड में शमीना का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन एक नंबर अनवर नाम के लड़के का है। ये देखिए सर। अनवर? और अनवर का इन सबसे क्या लेना देना है? अनवर का कनेक्शन शमीना से है सर, और शमीना के फोन बंद होने के 1 घंटे बाद अनवर और मोहसिन का फोन भी बंद हो गया। और अनवर का ये नंबर गणेशपुरा के उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जहाँ पे शमीना रहती है। इसका मतलब अनवर और शमीना का भी आपस में कोई कनेक्शन है। इस अनवर से मिलना पड़ेगा। चलो।
क्या बात है साहब? अनवर यहीं रहता है? अनवर शमीना का बड़ा भाई है। अनवर जब से मोहसिन की संगत में आया है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। साहब हमें डर लग रहा है कहीं उसने अनवर और शमीना को कुछ कर ना दिया हो। ये अनवर और मोहसिन तो पिछले 1 साल से फोन पर बात कर रहे हैं। आप मोहसिन को कब से जानती हैं? साहब हमें 1 महीना पहले ही पता चला है कि अनवर जिस गैरेज में काम करता था, मोहसिन भी उसी गैरेज में काम करता था। साहब मोहसिन ने ही अनवर को जुए और शराब की लत लगाई थी। हम तो मना करते करते थक गए कि मोहसिन से दोस्ती खत्म कर दे, पर उसने हमारी एक ना सुनी। जिस गैरेज में अनवर और मोहसिन काम करते थे उसका पता क्या है? सर गैराज के वाले तो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन अनवर की दुकान चलाता है, लेकिन यहाँ 2 दिन से ताला लगा हुआ है। ये दोनों और कहाँ मिल सकते हैं? इनका कोई और ठिकाना है? सर हमको इतना नहीं पता इनके बारे में। अनवर, शमीना और मोहसिन ये तीनों गायब हैं। अनवर की दादी कह रही है कि अनवर और शमीना को मोहसिन ने गायब किया है, जबकि सादिक कबाब कह रहा है कि मोहसिन अपने भाई सादिक को किडनैप कर ही नहीं सकता। मोहसिन भले ही बिगड़ा हुआ और आवारा लड़का था, लेकिन वो सादिक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर ये तीनों गायब क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों आपस में मिले हुए हैं? और सर तौफीक और शमीना के रिलेशन का सादिक की किडनैपिंग और उन तीनों के गायब होने का क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सादिक की किडनैपिंग हुई किस मकसद से, क्योंकि फिरौती का भी अभी तक कोई कॉल नहीं आया। रावत, कई बार किडनैपर्स एकदम से फिरौती की डिमांड नहीं करते। ये अहमद का फोन हमने अभी तक टैप किया हुआ है ना? यस सर। एक काम करो, अनवर, शमीना और मोहसिन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करो कि कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिस पर इन तीनों की आपस में बात होती हो। सर सादिक की किडनैपिंग के 2 दिन बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि सादिक के साथ देखी गई औरत शमीना थी। शमीना और तौफीक का रिश्ता शक के घेरे में था, लेकिन इस किडनैपिंग में मोहसिन और अनवर का नाम भी सामने आया था। लेकिन ये किडनैपिंग किसकी मर्जी से हुई थी और शमीना अब तक कहां थी? चाट और मामला खत्म कर। गुस्सा नहीं, भूल गया क्या? तेरा भाई हमारे पास है। सर अनवर और मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर कॉमन है, लेकिन उस नंबर का शमीना के कॉल रिकॉर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। किसका नंबर है ये? सर ये आसमा के नाम पे रजिस्टर्ड है और एड्रेस उसी एरिया का है जहां पर वो गैरेज है जिसमें अनवर और मोहसिन काम करते थे। आसमा ये रहती है? जी कहिए, वो हमारी बेटी। बुलाइए उसे जरा। अब्बू, क्या हुआ अब्बू? आसमा अभी का नाम है? जी, मोहसिन और अनवर से कोई दोस्ती नहीं है हमारी। वो दोनों तो हमें फोन करके परेशान करते हैं। हाँ साहब, उन दोनों ने तो जीना हराम कर रखा हमारी बेटी का। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। पहले हमीदा की जिंदगी बर्बाद की, अब आसमा के पीछे पड़ेंगे। ये हमीदा कौन है? हमारी बड़ी बेटी है साहब, इससे 1 साल बड़ी। हमीदा का एक पैर पहले से ही खराब था साहब। पहले तो बैसाखी के सहारे चल भी लेती थी, लेकिन मोहसिन और अनवर की वजह से इसने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसा क्यों? हमीदा पहले कॉलेज आ जाया करती थी, दोनों लड़के फिक्रे कसते थे। डर के हमारे बच्ची ने हमसे कुछ बताया नहीं, और इसके बाद तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मोहसिन मियाँ। हाँ भाभी। हमीदा ने जब हमें बताया तो हमने मोहसिन के घर का पता किया, उसके अब्बू से शिकायत की। फिर बाद में हमें पता चला कि मोहसिन के अब्बू ने मोहसिन को घर से निकाल दिया, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ साहब। वो तो आज़ाद हो गया, फिर जो मन में आता था वो करता था। कुछ हादसे में हमीदा को ऐसी चोट लगी, अब तो ये बैसाखी के सहारे भी नहीं चल पाती। अनवर और मोहसिन ने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, अगर फिर भी आपने उनके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं की? बेटियों का बाप हूं साहब, सोचा बच्चियों की बदनामी ना हो, और इसी बात का उन लोगों ने और भी फायदा उठाया। हमीदा के बाद अब आसमा को छेड़ने लगे। सर हमने घर से निकलना बंद कर दिया तो वो लोग हमें फोन करने लगे, और जब हम उनका नंबर पहचान गए तो वो कभी PCO से, फिर कभी किसी और नंबर से फोन करने लगे। कौन कौन से नंबर से फोन करते थे आपको? वो नंबर हमें दीजिए। जी सर इतना तो हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ आखिरी बार इस नंबर से फोन आया था।
आप लोग चाहें तो अभी भी उन दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। घबराइए नहीं, पुलिस आपके साथ है। सर, आसमा ने जो नंबर दिया था वो बंद है। पता करो ये नंबर किसका है और साथ ही आसमा की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है कि आसमा के जरिए हम सादिक तक पहुंच पाए। सर, जिस नंबर से आसमा को अनवर और मोहसिन ने आखिरी बार धमकी भरा कॉल किया था, वो नंबर सादिक के चाचा तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है। तौफीक? हमने कुछ नहीं किया साहब। हम मानते हैं कि वो नंबर हमारे नाम पे है, लेकिन हमने वो नंबर और नया फोन शमीना को तोहफे में दिया था, जो वो अपने दादी और अनवर से छुपा के रखती थी, क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था। दरअसल हमारे और शमीना की उम्र में 15 साल का फर्क है ना, इसलिए। लेकिन हमारा उसी नंबर पे शमीना से हमेशा बात होती थी साहब। कहानी मत बना। कहानी नहीं बना रहे हैं साहब, आप हमारा यकीन कीजिए। हमको और शमीना को इसमें फंसाया जा रहा है, और अब तो हम पक्का यकीन के साथ कह सकते हैं कि शमीना ने भी सादिक को अगवा नहीं किया होगा। नौटंकी मत कर और सच सच बोल कि क्या गेम खेल रहा है। गेम तो मोहसिन और अनवर खेल रहे हैं साहब, हम तो बेकसूर हैं। तौफीक बेकसूर था या उसे भी रंजिश का शिकार बनाया गया था, यह अब भी साफ नहीं था। लेकिन जल्द ही पुलिस को पता चलेगा कि सादिक को कहां ले जाया गया है। सर, जो नंबर तौफीक के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो नंबर सादिक की किडनैपिंग के वक्त सादिक के स्कूल वाले एरिया में ही एक्टिव था और उसी दिन 2 बजे सदर मार्केट में बंद हो गया। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि उस नंबर पर पिछले दिनों इंटरनेट सर्वर के थ्रू काफी कॉल आए थे, लेकिन उसका आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस हो पा रहा, जिसके चलते ये नहीं पता लग पा रहा कि वो कॉल किसने किए थे। रावत, मान लेते हैं कि जो नंबर तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है वो शमीना इस्तेमाल किया करती थी, जैसा तौफीक ने हमें बताया। तो फिर उन इंटरनेट कॉल्स का क्या राज हो सकता है? और जिस दिन सादिक किडनैप हुआ उसी दिन ये नंबर सदर मार्केट में बंद हुआ, राइट? यस सर। एक काम करो, सदर मार्केट पुलिस स्टेशन से कहो कि एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबको स्कैन करें। देखो किसी कैमरा में शमीना, अनवर, मोहसिन या तौफीक तो कैप्चर नहीं हुए। सर, सादिक की किडनैपिंग के एक दिन बाद सदर पुलिस को मेरठ हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली थी। ये देखिए सर, और ये लाश शमीना की फोटो से मैच करती है। शमीना की हत्या गोली मारकर की गई थी, लेकिन उसके पास कोई आईडी और सामान नहीं मिला था। अब तक ये माना जा रहा था कि शमीना ने ही सादिक को किडनैप किया था, लेकिन शमीना की हत्या ने इस केस के सारे समीकरण ही बदल दिए। सर, शमीना की हत्या तो यही इशारा कर रही है कि शमीना को सिर्फ सादिक की किडनैपिंग के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके पीछे अनवर और मोहसिन का ही दिमाग है या फिर तौफीक का? वो चाहे जो भी हो, मगर उसका कनेक्शन उन इंटरनेट कॉल्स के साथ जरूर है जो उस नंबर पर किए गए, जो तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और जिसके बारे में तौफीक का कहना है कि वो नंबर शमीना इस्तेमाल किया करती थी। सादिक खतरे में। सुनिए, हमारा सादिक खतरे में है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। आप कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा उसे। आप कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा हमारे सादिक को, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रख। सर, मोहसिन का फोन अभी अभी हुडा क्रॉसिंग पे ऑन हुआ था। उसके फोन से उसके फादर को कॉल भी हुआ था। फोन टैप हो गया, लेकिन सर फोन करने के तुरंत बाद फोन बंद हो गया। फौरन हुडा क्रॉसिंग की बीट चौकी से कांटेक्ट करो इमीडिएटली। सर। आसमा, आसमा। जी अब्बू। अब सब्जी ले आया हूँ, जो अच्छा लगे वो पका लेना। लाओ, ये हम काट देते हैं। लड़कों के खिलाफ कंप्लेन ना करके बहुत बड़ी गलती की है। बेटी के बाप की 1000 मजबूरियां होती हैं। और आपकी इन मजबूरियों की सजा आपकी बेटियों को ही मिली अब्बू। यास, तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अब्बू, आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला हमें कोस रहा है। काश हमने उन लड़कों को पहले ही जेल भिजवा दिया होता, तो वो जालिम आज किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं कर पाते। हेलो। हाँ मोहसिन। मोहसिन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमसे बदला लेना चाहता है? सादिक को घर पे छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिक देख। हाँ, हेलो 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 मोहसिन।
पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस कमीने ने जन्म लिया। सुनिए, ये लीजिए, इन गहनों को बेचकर 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, लेकिन मेरी शादी को बचा लाइए। सर, हुडा क्रॉसिंग से मोहसिन का अब तक कोई लीड नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं रावत, क्योंकि मोहसिन हुडा क्रॉसिंग गया ही नहीं। मतलब सर? ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। तुम मुझे इस केस के बारे में कुछ जानकारी दो, मैं तुम्हें बीच में टोकूंगा, मगर तुम्हें रोकना नहीं है। ऑलराइट? ओके सर। सर, अगर हम सादिक के फैमिली सादिक कौन है? तुम रोके रावत, रोकना नहीं है। सर, हमने उनकी फैमिली के हर मेंबर के कॉल। प्रिंटर क्यों खराब है? तुम फिर रोके रावत, रोकना नहीं है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लीड मिलेगा। कैसी लीड? सर, बट नेचुरल, अगर आप इतनी जोर से चिल्लाकर बोलेंगे और बीच में रोकेंगे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मेरा रिएक्शन होगा ही सर। यही रिएक्शन रावत इस कॉन्वर्सेशन में मोहसिन की तरफ से मिसिंग है। मोहसिन सिर्फ अपनी बात किया जा रहा है, अपने फादर की बात को रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि उसके फादर उस पर चिल्ला भी रहे हैं। गौर से सुनो। हेलो, हाँ मोहसिन तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। एक और बात, सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे अगर पास? सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम्हें इस कॉन्वर्सेशन में ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, लेकिन सर हुडा क्रॉसिंग के आसपास तो कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। 10 किलोमीटर के रेडियस में रावत एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है। ये इंटरनेट कॉल भी 15 सेकंड का है। शायद इंटरनेट कॉल करने वाले ने मोहसिन की आवाज को रिकॉर्ड किया और उसके बाद हुडा क्रॉसिंग पर जाकर मोहसिन के फोन से फोन किया। आई एम श्योर रावत, सादिक, मोहसिन और अनवर किसी ऐसी जगह पर है जो किसी रेलवे ट्रैक के पास है। और इस आसमा ने जो हमें नंबर दिया वो तौफीक के नाम पर रजिस्टर्ड था, राइट? यस सर। मगर तौफीक का कहना है कि वो नंबर शमीना इस्तेमाल कर रही थी, और आसमा का कहना है ये वो नंबर है जिससे मोहसिन और अनवर उसे फोन कर परेशान किया करते थे। कहानी कुछ अटपटी सी लग रही है। एक काम करो, इस आसमा की फैमिली को भी इन्वेस्टिगेट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड में उनका ही कोई हाथ हो। सर, कहाँ गई थी आसमा? अब्बू आपा के लिए दवा लेने गई थी, हमने बताया तो था आपको। अच्छा, तो यहाँ ठहर, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी अब्बू। सर, पता चला है आसमा और हमीदा के फादर के पास एक रिवॉल्वर है जिसका ये लाइसेंस है, और ये रिवॉल्वर उसने अभी 1 महीने पहले ली थी, जिसमें 9 mm की बुलेट लोड होती है। और सर, शमीना की बॉडी से जो बुलेट हमें मिले थे वो भी 9 mm की रिवॉल्वर से ही चलाए गए। सर, और एक बात, हुसैन का गांव वाला घर जटोली में है और उसके घर से रेलवे ट्रैक बहुत नजदीक है। रेलवे ट्रैक? लगता है हमें जल्दी चटोली के लिए निकलना पड़ेगा। एक काम करो, हुसैन की गणेशपुरा वाले घर के सामने एक कांस्टेबल को तैनात कर दो। सर, सब तरफ चेक करो, उधर देखो। सर, ये एम्प्टी चल। मतलब यहां पे जरूर कुछ कांड हुआ है। आसपास अच्छी तरह से चेक करो। रावत, ऐसा लग रहा है ना कि अभी हाल फिलहाल खोदा गया। खुदवाओ इसे। जॉन, साहब, आपके पास गन है? जी हाँ। आपने बताया नहीं? आपने पहले पूछा नहीं, और लाइसेंस भी है हमारे पास। दिखाइए। ये देखिए साहब, ये बंदूक और ये लाइसेंस। इसमें 9 mm की बुलेट यूज होती है ना? जी हाँ। आपके गांव वाले घर से 9 mm की बुलेट के खाली शेल्स मिले हैं। क्या? खाली शेल्स ही नहीं, 3 लाशें भी मिली हैं जिनकी मौत 9 mm की बुलेट से हुई है। लाशें? ये क्या कह रहे हैं आप? अब जो भी बात होगी थाने चलकर होगी। अरेस्ट करो इन्हें। साहब, हमारी बात सुनिए साहब। साहब देखिए, हमारी बात सुनिए साहब। सर, अब्बू ने कुछ नहीं किया। जो किया है हमने किया है। आसमा क्यों किया ये सब? बदला लेने के लिए। मोहसिन और अनवर ने हमारा रेप किया था। उन्होंने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी आपा का भी रेप किया था।
आपा का रेप करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने पुलिस से कुछ भी कहा तो वो हमें जान से मार देंगे। अब्बू डर गए। हमारा रेप हुआ तो भी वो यही कहते रहे। हाँ, हम पुलिस के झंझटों में नहीं पड़ेंगे, चाहिए तो हमें शहर ही छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब्बू ने लाइसेंसी गन इसलिए खरीदी कि अगर कभी जान पर बनाई तो उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम उन दोनों से अपनी और अपने आपा की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत थी। इसलिए हमने अपने दोस्त फरहान से बात की, वो भी हमारे साथ था और उसका एक दोस्त वो भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इस दौरान हमें पता चला कि शमीना का तौफीक से अफेयर चल रहा है, कि वो शादी को लेकर हमारे पास आए, वरना हम उसके भाई अनवर को उसके और तौफीक के रिश्ते के बारे में बता देंगे। शमीना बहुत डर गई थी और वो इसलिए मान गई और सादिक को लेकर हमारे पास आई। शमीना को हमने मार दिया, लेकिन अनवर से यही कहा कि शमीना अभी सही सलामत है। अनवर से ही सादिक का वास्ता देकर हमने मोहसिन को भी गांव वाले घर पर बुलवाया। उसके बाद हमने मोहसिन और अनवर से वो सब करवाया जिससे हमें सुकून मिला। हमने ही कहकर फरहान से अनवर को मरवाया। उसके बाद हमने मोहसिन की आवाज़ रिकॉर्ड की। देखो, तुमने जो कहा हमने वो किया, अब हमें और सादिक को जाने दो। अभी कैसे जाने दे? अभी तो हमारा काम बाकी है। हम जैसा बोलेंगे तुम वैसा बोलोगे। और उसके बाद हम हुडा क्रॉसिंग पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने उसके अब्बू को कॉल किया। हाँ मोहसिन, हेलो मोहसिन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सादिक हमारे पास है। सादिक तेरे पास है? अगर सादिक को सही सलामत चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। फिरौती की कॉल क्यों कर पाई? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए थे, हम तो सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाना चाहते थे। और फिर हमने मोहसिन और सादिक दोनों को ख़त्म करवा दिया। माना कि हमने सही नहीं किया, लेकिन हमने जो कुछ भी किया उस पर हमें कोई पछतावा नहीं। एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना, लेकिन हम हर रोज़ मर रहे थे। उनसे बदला लेने के सिवा हमें कुछ और नहीं सूझा। अगर इतनी ही हिम्मत दिखानी थी तो अपने अब्बू के खिलाफ जाकर हमारे पास कंप्लेंट लिखाने की हिम्मत दिखाती। मैं मानता हूं जो भी अनवर और मोहसिन ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था, मगर इस सब में शमीना और उस मासूम सादिक की क्या गलती थी? कहते हैं कि ऊपर वाले ने सबकी सांसें तय कर रखी हैं, लेकिन जिंदगी छीनने वाले को ऊपर वाले की कठपुतली कहना क्या दुनिया बनाने वाले पर मिथ्या आरोप लगाने की साजिश नहीं? क्योंकि ऊपर वाला तो मासूमों को नहीं गुनहगारों को सजा देता है। और यह भी कहा जाता है कि जुल्म करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी कहीं ना कहीं कसूरवार होता है। माना कि हमीदा के पिता को यह समझने में देर लगी, लेकिन जो आसमां ने किया वो कहीं ज्यादा घृणास्पद है, जिसका खामियाजा हमीदा और उसके पिता को भी चुकाना पड़ेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।